गाइस, एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और आज हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 12 टू 35 में दिए गए हैं। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं एंड विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन, जो सभी सिटीजन को देने की गारंटी की गई है। ये राइट्स बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर अप्लाई होते हैं और इन राइट्स को हम कोर्ट द्वारा भी लागू करवा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी इंस्पिरेशन हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स से ली है। और फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान के पार्ट 3 में रखे गए हैं अंडर आर्टिकल 12 to 35। अब यहाँ पर हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एक एक कर हम इन्हें देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल जो 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कि स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में मना नहीं करेगी एंड व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी इंडियन टेरिटरी के अंदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, जबकि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी तरीके का। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और ये आर्टिकल 16 ये भी कहता है कि द स्टेट कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, सेक्स को लेकर एंड प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। आगे देखते हैं। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है और कोई भी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी से रिलेटेड पाई जाती है तो उसे अपराध माना जाएगा एंड उसको पनिश किया जाएगा। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान लोगों को टाइटल्स मिलते थे लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर एटसेट्रा, आर्टिकल 18 जो है इन सभी टाइटल्स को एबॉलिश करता है। आगे देखते हैं। अब हमारा सेकंड आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 23 तक आता है ये। राइट टू फ्रीडम जो है हमें 6 राइट्स की गारंटी देता है। पहला क्या राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें कोई भी स्पीच देने की फ्रीडम है और अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की भी फ्रीडम देता है। ये हमें पीसफुल असेंबल एंड विदाउट आर्म्स, की हमें कोई भी असेंबली करने की फ्रीडम देता है बिना किसी हथियारों के। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये हमें कोई एसोसिएशन बनाने की राइट देता है एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का भी अधिकार देता है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमें इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल, ये हमें इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी रहने और बसने का अधिकार देता है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एंड एनी ऑक्यूपेशन टू ट्रेड और बिजनेस, ये हमें कोई भी धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है और कोई भी ट्रेड और ऑक्यूपेशन बिजनेस करने का अधिकार देता है। ओरिजिनली आर्टिकल 19 के अंदर 7 राइट्स थे, बट राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 द्वारा। आगे देखते हैं। यस, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, किसी भी व्यक्ति के साथ आर्बिट्रेरी पनिशमेंट ना मिल सके, आर्बिट्रेरी एक्शन उसके साथ ना हो सके, उसके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 20 उसको राइट देता है कि वो अपना प्रोटेक्शन ले सकता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं रहेगा।
अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एक्सेप्ट बाय लॉ, एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक्सेप्ट उसके जो प्रोसीजर लॉ कानून द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो आर्टिकल 21 का जो कानून है ये दोनों सिटीजन एंड नॉन सिटीजन पे अप्लाई होता है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या डिक्लेयर करता है? आर्टिकल 21A डिक्लेयर दैट द स्टेट शॉल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के बीच बच्चों तक स्टेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, ऐसा आर्टिकल 21A डिक्लेयर करता है। ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 21A का जो प्रोविजन है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद ऐड किया गया है। और आर्टिकल 21A को देखते हुए ही पार्लियामेंट ने 2009 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट लागू किया था। अब आगे चलते हैं। यस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या कहता है? आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ये जो आर्टिकल 22 है ये किसी भी अरेस्टेड पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। डिटेंशन जो होती है, अब बात करते हैं डिटेंशन की। डिटेंशन दो तरीके की होती है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम। प्यूनिटिव डिटेंशन किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर उसे पनिश करने को प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट्स। लाइक किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया बिना कोई कोर्ट ट्रायल के और ना ही किसी भी अपराध के, तो इसका पर्पस, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो पर्पस है वो किसी व्यक्ति को पनिश करना नहीं है उसके पास्ट ऑफेंस के लिए, बल्कि उसे प्रिवेंट करना है कि वो अभी आने वाले फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना कर सके। अब आर्टिकल 22 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से और सेकंड पार्ट जो है वो डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। अब हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है बेसिकली क्या क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी फैक्ट्री या माइल्स के अंदर फोर्स्ड लेबर को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड फोर्स्ड लेबर, बेगार शब्द का यूज किया गया है यहाँ पर, और सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर को एबॉलिश करता है। द राइट इज अवेलेबल, ये जो कानून अधिकार है ये सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। ये आर्टिकल 23 इंडिविजुअल को ही नहीं स्टेट बल्कि स्टेट को भी प्राइवेट फर्म से बचाता है। आगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, आर्टिकल 24 जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, माइंस और अदर कार्डिक एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज में काम करने से मना करता है। इसके लिए इस रिगार्ड में जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 के बीच में आता है ये। अब ये राइट टू आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है कि सभी व्यक्ति आर इक्वली एंटाइटल्ड, सभी व्यक्तियों को इक्वल अधिकार है कि वह कोई भी धर्म मान सकते हैं, अपने धर्म की प्रार्थना कर सकते हैं और उसे प्रोपगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये इसके अंदर 4 इम्प्लीकेशन देता है राइट आर्टिकल 25। पहली इम्प्लीकेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम, ये इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है कि वह अपने गॉड के साथ रिलेशन बनाए और क्रिएचर वटेवर भी डिजायर और जो उसे मानता है। सेकंड क्या है? राइट टू प्रोफेस। ये डिक्लेयर करता है एक रिलीजियस बिलीफ को एंड फेथ को ओपनली। एंड राइट टू प्रैक्टिस, थर्ड वन क्या है? राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनी एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज। ये किसी इंडिविजुअल को अधिकार देता है कि वो अपने रिलीजियस वर्शिप का परफॉर्मेंस कर सकता है, लाइक पूजा पाठ कर सकता है, सेरेमनीज को अटेंड कर सकता है, एग्जीबिशंस को अटेंड कर सकता है एंड उसके आइडियाज़ को फॉलो कर सकता है।
अब फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट टू प्रोपोगेट। ये क्या कर सकता है, अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकता है, हालांकि यहाँ तक मतलब दूसरों तक पहुंचा भी सकता है, वन रिलीजन बिलीव टू अदर और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑन वन रिलीजन। लेकिन ये आर्टिकल 25 ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति फोर्सिबल कन्वर्जन अपने धर्म के अंदर नहीं करवा सकता। जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ये सभी पर्सन्स को गारंटेड की गई है। आर्टिकल 25 क्लियर करता है नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ को ही क्लियर नहीं करता बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस को भी क्लियर करता है। और ये राइट्स जो है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 के मुताबिक एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर एनी ऑफ इट्स फ्रैक्शन शॉल हैव द फॉलोइंग राइट्स। सभी रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास कुछ फॉलोइंग राइट्स हैं, जैसे राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल, कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए अपना कोई इंस्टीट्यूशन स्थापित करना और उसको मेंटेन करना। सेकंड पॉइंट है उसके अफेयर्स को मैनेज करना, रिलीजन किसी भी रिलीजन के अफेयर्स को मैनेज करना। थर्ड पॉइंट है किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी को खरीदना। एंड फोर्थ पॉइंट है उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना। आर्टिकल 25 जो है वो गारंटी करता है इंडिविजुअल राइट्स की, जबकि आर्टिकल 26 जो है गारंटी करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस की और फैक्शंस की। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 26 जो है कलेक्टिव फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 27 lays out that not person shall be compelled to pay any tax for any promotion or maintenance of any particular religion। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना पर्टिकुलर रिलीजन का मेंटेनेंस के लिए और उसके प्रमोशन के लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहें, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कि स्टेट को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई भी खर्चा नहीं करना चाहिए जो टैक्स से लिया गया है पैसा। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन। ये जो प्रोविजन जो है स्टेट को रोकता है किसी एक रिलीजन को फेवरिंग करने से और उसको सपोर्ट करने से। दूसरे ओवर द टाइम, इसका मतलब क्या है, जो टैक्स जो है कैन बी प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। लेकिन ये आर्टिकल ये भी कहता है कि जो स्टेट है वो टैक्स का पैसा सभी रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज कर सकती है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस एंड इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यस, अंडर आर्टिकल 28 no religious instructions shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of the state। मतलब आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी तरीके की धार्मिक इंस्ट्रक्शंस किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जाएंगी तो जो स्टेट्स के फंड द्वारा चलाया जा रहा हो। हालांकि ये प्रोविजन ये भी कहता है प्रोविजन सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होता। जो एडमिनिस्टर तो स्टेट द्वारा किए जा रहे हैं लेकिन इस्टेब्लिश किए गए हैं किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दिए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 28 जो है वो डिस्टिंग्विश करता है 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। लाइक इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरीके से स्टेट द्वारा चलाए जा रहे हैं, like institutions administered by state but established under any endowment or trust। सेकंड क्या है, इंस्टीट्यूशंस जो एडमिनिस्टर तो स्टेट द्वारा किए जा रहे हैं लेकिन इस्टेब्लिश किए गए हैं किसी एंडोमेंट और ट्रस्ट के लिए। इंस्टीट्यूशंस जो रिकॉग्नाइज मान्यता मिली हुई है जिन्हें स्टेट द्वारा, और इंस्टीट्यूशन जो सहायता ले रहे हैं स्टेट से। आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 जो है प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शॉल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब आर्टिकल 29 कहता है कि
किसी भी सिटीजन के इंडिया में कहीं पे भी रहने वाले सिटीजन की अलग भाषा हो सकती है, अलग स्क्रिप्ट हो सकती है, अलग कल्चर हो सकता है। तो उन सबको अधिकार है कि वे अपने राइट कंजर्व करें, अपने कल्चर को, भाषा को बचाए रखें। फर्दर ये राइट कहता है कि नो सिटीजन शॉल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेड बाय द स्टेट। मतलब कि किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए जो स्टेट द्वारा चलाया जा रहा हो और स्टेट से फंड्स मिला उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिल रहा हो। किसके आधार पर? लाइक रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा। जो फर्स्ट प्रोविजन है आर्टिकल 29 का, वो प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ ग्रुप, वाइल द सेकंड प्रोविजन जो है राइट ऑफ ग्रुप फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट करता है, एंड सेकंड प्रोविजन जो है गारंटी करता है राइट ऑफ सिटीजन एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव, इंडिविजुअल की राइट को गारंटी करता है। आर्टिकल 29 जो है ग्रांट प्रोटेक्शन देता है बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी एंड एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज। मतलब कि इस आर्टिकल का जो स्कोप है वो माइनॉरिटीज तक ही निश्चित नहीं है। ओनली इट इज कॉमनली एज्यूम टू बी, माना जा सकता है इस माइनॉरिटीज तक भी निश्चित नहीं है, इसे मेजोरिटी तक भी माना जा सकता है। ये ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन दिस आर्टिकल इंक्लूड करते हैं माइनॉरिटी को और मेजोरिटी को भी। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 30 जो है फॉलोइंग राइट्स ग्रांट करता है माइनॉरिटीज को, वेदर वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक है। ऑल माइनॉरिटीज शॉल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब सभी माइनॉरिटीज को यह अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती हैं और उसे एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। बी पॉइंट, the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition for any property of minority educational institute shall not be restrict or abrogate the right to guarantee to them। जो कंपनसेशन अमाउंट है स्टेट द्वारा जो फिक्स किया गया है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, उन्हें नहीं हटाया जाएगा, ना ही उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा गारंटी करने के लिए। ये जो प्रोविजन है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1980 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। राइट ऑफ टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज के राइट को बचाने के लिए। इन दिस रिगार्ड द एक्ट जो है इसी को लेकर द एक्ट रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है जो आर्टिकल 31 के अंदर था। आगे यस, इन ग्रांटिंग एड प्रोवाइड करते समय जो स्टेट है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है। थस हाल जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 30 के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो ओनली माइनॉरिटीज तक ही सीमित रहेगा, लिंग्विस्टिक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तक ही सीमित रहेगा एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। मतलब सिटीजन के दूसरे सेक्शंस के तक नहीं पहुंच पाएगा, एज आर्टिकल 29 ये बात कहता है हमसे। हाउएवर हालांकि जो टर्म जो है माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड, जो माइनॉरिटी की जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। अब आप बात करते हैं मेन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स के मेन राइट्स की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर आता है। ये आर्टिकल 32 कन्फर करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है एग्रीव्ड सिटीजन के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो फंडामेंटल राइट्स को ही फंडामेंटल राइट्स द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। ये फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एक रियल राइट्स बनाता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। एज एन आर्टिकल, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी न्यूलिटी। मतलब ये आर्टिकल, इस आर्टिकल के बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल जीरो है।
इट इज अ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है और संविधान का दिल है। ये ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में कहा है। यस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो आर्टिकल 32 है ये संविधान का बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हैंस इट कैन नॉट बी एवरीड, ना ही तो इसे कम किया जा सकता है, एंड और टेकन अवे, ना ही इसे लिया जा सकता है किसी भी द्वारा अमेंडमेंट करके। ये जो है आर्टिकल 32 जो है फॉलोइंग प्रोविजन रखता है। पहला प्रोविजन क्या है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए हम अंडर आर्टिकल 32 के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेकंड प्रोविजन क्या है? द सुप्रीम कोर्ट शॉल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर रिट्स, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जारी कर सकता है इस फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। वो रिट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। ये रिट्स कौन से हैं? हैब्स कॉर्पस, मंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरोरी एंड क्वो वारंटो। द राइट टू मूव जो है सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अ प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है वो सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता, बट द प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। लाइक नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट है वो फंडामेंटल राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट टू रीइंफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। अब आगे देखते हैं। यस, अब रिट्स देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकती है। पहला रिट्स है हेब्स कॉर्पस। हेब्स कॉर्पस का मतलब है जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है किसी भी अरेस्टेड पर्सन को अपने सामने लाने के लिए। लाइक कोर्ट किसी भी पुलिस ऑफिसर को, पुलिस इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर दे सकती है कि उन्होंने जो पर्सन अरेस्ट कराया है उसे कोर्ट के सामने लाया जाए, और कोर्ट उस पर्सन को फ्री भी कर सकती है, और अगर उसे कोई लीगल केस नहीं मिला तो कोर्ट उस अरेस्टेड पर्सन को फ्री भी कर सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं? हैब्स कॉर्पस। सेकंड है हमारा मैंडेमस। जो मैंडेमस, ये रिट जब इशू किया जाता है जब कोर्ट को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है और वो किसी इंडिविजुअल में मतलब विलुप्त है, मतलब इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। थर्ड वन है हमारा प्रोहिबिशन। ये रिट इशूड बाय हायर कोर्ट, ये हायर कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट व्हेन लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। जब लोअर कोर्ट अपनी हद से बाहर का कोई केस में जुरिडिक्शन करती है तो हायर कोर्ट उन्हें ऑर्डर देती है कि ये केस हमें ट्रांसफर करे। इसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। फोर्थ है हमारा क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, इफ द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट नॉट इज एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। अब कर कोर्ट को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कोर्ट रिट इशू करेगी क्वो वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर, और उस पर्सन को मना करेगी कि वह उस पोस्ट को नहीं उस पोस्ट पर नहीं रह सकता। लास्ट वन है हमारा सर्टियरोरी। इस रिट के अंदर द कोर्ट ऑर्डर अ लोअर कोर्ट और अनदर कोर्ट टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट हायर अथॉरिटी और कोर्ट, मतलब कि कोई भी मैटर लोअर कोर्ट में पेंडिंग है एंड सुप्रीम कोर्ट, जो हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो उसे ट्रांसफर करा सकते हैं अपने पास सुनवाई के लिए। ये हमारे 5 रिट्स थे: हब्स कॉर्पस, हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियरोरी। एंड ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर खत्म हुए हैं, पूरे हो गए। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।